नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज शख्सियत में जो शख्स हमारे बीच में है वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके एक एक बयान लाखों लोगों को उनके पीछे लाकर खड़ा कर देते हैं और सच्चाई ये भी है कि उतने ही लोगों को उनके आगे लाकर भी खड़ा कर देते हैं। जिस तरीके से वो राजनीति में आए, सोशल वर्क में एमए करने के बाद उनको लगा कि मां का सपना पूरा किया जाएगा। उस सपने को लेकर वो आगे बढ़े, एक टीम का हिस्सा बने, एक आंदोलन का हिस्सा बने, फिर सरकार बनाई, फिर मंत्री बने, फिर अपने ही मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए और फिर दूसरी पार्टी में चले गए। आज वो कह रहे हैं कि जहां है, दरअसल यही विचारधारा के साथ वो पुरानी पार्टी में रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है कपिल मिश्रा जी। सबसे पहले शख्सियत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार सोलंकी जी। कपिल मिश्रा जी को वैसे तो विवादित बयानों के लिए जानते हैं, या कहें कि साफ गोई के लिए जानते हैं, स्पष्टवादिता के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या वाकई में निजी जिंदगी में भी आप इतने ही साफ गोई हैं, इतने ही स्पष्ट हैं, या आपको लगता है कि नहीं, वहाँ डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी है? नहीं, स्पष्टवादिता तो है ही और वो तो संस्कारों में है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मीडिया में जो पक्ष आता है वो पूरा पक्ष कभी भी किसी व्यक्तित्व को आ ही नहीं सकता है। मीडिया केवल घटनाक्रमों के आधार पे लोगों के सामने एक पक्ष रखती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के और भी बहुत सारे पक्ष होते हैं जो जनरली मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आते। जैसे कि हम लोग जो मंदिर सफाई का कार्य करते हैं, हर महीने के पहले रविवार को मंदिर स्वच्छता सेवा अभियान का जो काम करते हैं, यमुना नदी को लेकर जो काम करते हैं, वैसा पक्ष मीडिया के माध्यम से आना संभव ही नहीं है। ये पक्ष भी शायद संभव नहीं है कि आपके विवादित बयान दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं और आपकी चेहरे की मुस्कान अगर कोई देख ले तो वो वाकई में एक नेचुरल है और ऐसा लगता है एक बच्चा हंस रहा है। तो ये माँ से मिली या पिता से मिली? नहीं, माँ से ही मिली है, बिल्कुल मुस्कान तो माँ से मिली है। और मेरा ये मानना है कि बातों को बहुत स्पष्टता से रखना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई स्टैंड लेना चाहिए तो जिनकी रीढ़ होती है उनके साथ ही खड़े होने में मज़ा भी आता है, और स्टैंड जो नहीं ले सकते हैं वो तो कॉकरोच होते हैं, रीढ़ विहीन। तो स्टैंड लेना चाहिए। जीवन में जितना जीवन है वो अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों के लिए इंसान की पहचान बननी चाहिए। तो कॉकरोच आपकी ज़िंदगी में कौन कौन? नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई कॉकरोच नहीं है। हम तो काकरोचों से बंद रास्तों को खुलवाने का काम करते हैं। तो लेकिन डेफिनेटली देश में ज़रूर हैं, कॉकरोच भी हैं, दीमक भी हैं, और हर नागरिक की तरह हम सबका ये कर्तव्य है कि उनकी पहचान भी की जाए और छुटकारा भी पाया जाए। तो अभी पेस्टिसाइड का जिम्मा जिस पार्टी की तरफ है उधर आप हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल, देश में जो कीड़े मारो अभियान चल रहा है या कीड़ों को पहचानो अभियान चल रहा है, उसमें कीड़ों को पहचानने की भूमिका में हम सब लोग हैं। हम शख्सियत में पॉलिटिकली बातें नहीं करते हैं क्योंकि कपिल मिश्रा को लोग इसी तरीके से जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत की। अब सर अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि आपको लेकर आपके विवादित बयानों से तो पूरा गूगल भरा हुआ है, लेकिन आपकी निजी ज़िंदगी में कोई झांकना चाहे तो बहुत कुछ मिलता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा बताइए कि बचपन कैसा रहा आपका? देखिए, एक साधारण बचपन है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, सोशल वर्क की। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क एक जाना माना संस्थान है, वहाँ से मास्टर्स की डिग्री की है और उसी दौरान आंदोलनों का हिस्सा भी बना। जैसिका लाल मर्डर केस के बारे में अगर आपने सुना हो तो उसमें जो न्यायालय का फैसला था उसके खिलाफ शुरुआत में आंदोलन करने वाले लोगों में से मैं एक था। उसके बाद यमुना नदी में जो कॉमनवेल्थ विलेज बन रहा था उसके खिलाफ आंदोलन किया, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ काम किया, एक पुस्तक भी लिखी छोटी सी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, और फिर अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इस बीच में यमुना नदी के ऊपर मैंने बहुत काम किया है और लगभग जीवन के 5 साल तो यमुना के किनारे बसे एक एक गांव तक व्यक्तिगत तौर पे गया हूँ। यमुना को किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जा सकता है, इस विषय पे गंभीर कार्य किया है। दिल्ली के लाइफस्टाइल के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, वो लाइफस्टाइल कपिल मिश्रा ने भी जी? नहीं, दिल्ली की लाइफ स्टाइल वो कुछ एक वर्ग की लाइफ स्टाइल है, वो हम जैसे परिवारों की लाइफ स्टाइल नहीं है, और वो दिल्ली की लाइफ स्टाइल नहीं है। ज़रूर क्योंकि अखबारों के तीसरे पन्ने पर और दोपहर को 3:30 बजे की खबरों के लिए वो लाइफ स्टाइल दिखाने की होती है, लेकिन वो दिल्ली की लाइफ स्टाइल नहीं है। दिल्ली की जो साधारण सरकारी स्कूलों के बच्चों की लाइफ स्टाइल होती है वो ज़रूर है। हाँ, गिल्ली डंडा खेला है, लट्टू भी चलाया है, पतंगबाजी भी की है। अगर उसको आप दिल्ली की लाइफ स्टाइल कहते हैं तो वो ज़रूर खूब एंजॉय की है। लट्टू तो आपने चलाया होगा क्योंकि कई नेताओं को घुमाया है आपने, और अच्छे से घुमाया है। नहीं, मैं घुमाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन घूमने से मना करने वालों में से हूँ। जिन लोगों ने ये कहा कि भाई जब आप सीधे चल रहे हो तो साथ चलेंगे, लेकिन जब घुमाओगे तो घूमेंगे नहीं, उन लोगों ने जिन्होंने ये क्लियर बोला कि हम नहीं घूमेंगे, जहाँ आप इशारा कर रहे हो उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि घूमने से तो मना कर दिया, जाएंगे तो उसी दिशा में जहाँ के लिए चले थे। लेकिन कॉलेज की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जो हमेशा के लिए
जहन में होते हैं और मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं? कुछ ऐसे किस्से आपके जो साझा करना चाहें? देखिए, मेरे को तो मेरे कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है। मेरे कॉलेज ने मुझे मेरी जीवन साथी से मिलवाया, कॉलेज में ही मिले मैं और प्रीति। और अब हम दोनों एक ही मिशन पे लगे हुए हैं साथ, और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो कॉलेज के बहुत सारे सुखद अनुभव हैं। कॉलेज के डिबेट कंपटीशन, कई बार तो मैं आपको बताऊं सोलंकी जी की जेब में एक भी पैसा नहीं होता था, पर ये पता होता था कि उस कॉलेज में डिबेट कंपटीशन है और वहाँ 500 रुपये पहला प्राइज़ है। तो ये पता होता था कि अभी जाएंगे और थोड़ी देर बाद हमारे पास 500 रुपये होंगे या सेकंड प्राइज़ के 350 रुपये होंगे। तो उस ज़िंदगी का खूब आनंद लिया है कि खाली जेब किसी कॉलेज में गए, डिबेट जीता और पैसे लेके बाहर निकल के आ रहे हैं। ये डीयू में बहुत अच्छे से आनंद लिया है। ऐसे तो बहुत सारे क्षण यादगार हैं। अच्छा, डर किससे लगता था, पिता से या माँ से? नहीं, दोनों से। डर दोनों से बिल्कुल हमेशा लगा है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठोर किस्म के माता पिता हैं, लेकिन उनकी आंखों में कभी भी ऐसा लगे कि जो वो चाह रहे हैं देखना वैसा नहीं देख पाए हैं, वो आंखें ना कभी देखनी पड़े, ये हमेशा से मन में डर रहा है। चलो, हमें तो लगा था कि कपिल मिश्रा किसी से डरते ही नहीं है। नहीं, मैं लोगों की भाषा कुछ भी हो, लेकिन आंखों से ना गिरें, इस बात की कदर करता हूँ। अगर माँ बाप को छोड़ दिया जाए तो आज किससे और डरते हैं? जिनसे आप भी डरते होगे जिनसे हर शादीशुदा आदमी डरता है। बिल्कुल। तो और अपने बच्चों से डरता हूँ बिल्कुल। अच्छा, कंप्लेन होती है इस तरीके की, क्योंकि लव मैरिज है और एक ज़िंदगी है, बच्चे हैं, तो जिस तरीके के आप बयान देते हैं, चाहे वो दिल्ली दंगे के वक्त हो या उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर हो, जब आप आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, तो कभी ये डर लगता था? वो कहते थे कि रहने दीजिए। नहीं, देखिए, चिंता तो होती है, परिवार के लिए चिंता हमेशा से होती है, खासतौर पर दिल्ली दंगों के समय जो माहौल था और घर के आसपास जिस प्रकार की उन्मादी भीड़ को हम लोगों ने देखा, तो एक चिंता तो ज़रूर मन में थी। और लेकिन वो डर नहीं थी, वो चिंता ही थी। और उसके साथ ये संकल्प भी था कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें साथ चलेंगे। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मेरी राजनीति और सार्वजनिक जीवन का सबसे मजबूत पक्ष ये रहा कि मेरे को परिवार से मजबूती मिली और परिवार ने आगे बढ़ाने का काम किया, कभी रोकने का काम नहीं किया। और ऐसा भी दौर आया जब मेरी पत्नी कमाती थी कॉलेज से निकलने के बाद और मैं आंदोलन कर रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन। तो वो दौर से लेके आज तक के इस दौर में ज़रूर परिवार की मजबूती के बिना तो संभव ही नहीं था। माँ के बारे में आपसे जानना चाहें, क्योंकि हर बच्चा माँ के नज़दीक होता है, और माँ, हमारे दर्शक अन्नपूर्णा मिश्रा जी, वो दिल्ली पूर्व की मेयर रही हैं, बीजेपी की नेता रही हैं। तो कपिल भाई, जब माँ बीजेपी के अंदर थी तो आपको अचानक से आम बनने का ख्याल कैसे नहीं, सोलंकी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कई बार लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता। मेरी माताजी पूर्वी दिल्ली की पहली मेयर रही हैं और मोहल्ला सभा, जनता से पूछ के काम करना, ये उनके मॉडल का हिस्सा था। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने जब स्वराज किताब लिखी तो पहले वो मेरी माताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आके उन्होंने देखा कि मोहल्ला सभा लगती कैसे है, और स्वराज किताब में उन्होंने ये बात लिखी कि असली में अगर जनता से पूछ के काम करना, बजट खर्च करना, ये सब देखना हो तो अन्नपूर्णा मिश्रा जी के यहाँ जाकर देखो। और क्योंकि वो वहाँ पे सीखने के लिए आते थे मेरी माता जी के यहाँ, तभी से अरविंद केजरीवाल जी से परिचय भी हुआ। तो मैंने कोई रास्ता नहीं बदला। हमको तो तब ये लगा कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो बात कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति की जो बात कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे के साथ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो उधर जाने में कोई हर्ज नहीं है। एक शब्द भूल गए जो अरविंद भी भूल चुके हैं, लोकपाल। हाँ बिल्कुल, नहीं, मैं तो नहीं भूला, मैं बिल्कुल नहीं भूला। और मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ, हर साल 29 दिसंबर को मैं ये सवाल पूछता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आपने तो बोर्ड लगाया था कि 29 दिसंबर को लोकपाल आएगा, कौन से 29 दिसंबर को वो लोकपाल आएगा। तो बिल्कुल उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लेकिन जिस विष बेल में गलती से जल पानी डालने का काम किया है, उसकी जड़ें खोदने का भी संकल्प लिया हुआ है दिल्ली को। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अन्नपूर्णा जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा अरविंद ने, तो गुरु दक्षिणा में जलदाय मंत्री आपको दे दिया हो, मंत्रालय दे दिया हो, ऐसा तो नहीं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दिया किसी भी कारण से हो, लेकिन दिल्ली के जितने भी मंत्री हुए, जब हमने ये बात की थी कि हम कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ जांच करेंगे, तो अकेला मैं ही क्यों मंत्री था जिसने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की रिपोर्ट बना कर दी, और पिछले 8 साल में और किसी मंत्री ने रिपोर्ट बना कर नहीं दी? और क्यों उसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद मंत्रालयों को बदलने का फैसला लिया गया? तो ये सब तो सार्वजनिक जानकारी में है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने कहा पॉलिटिकल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है कि क्यों पिछले 9 साल में केवल एक ही मंत्री ने भ्रष्टाचार की, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की जाँच भी की और रिपोर्ट भी सार्वजनिक की। चलिए वापस आपकी ज़िंदगी पर आते हैं। प्रपोज आपने किया था या मैम ने किया था? मैंने किया था। पहली बार रिजेक्शन या पहली बार में स्वीकार? नहीं, हम लोग एक टीम की तरह हैं
और शुरू से ही टीम की तरह हैं। डिबेट में भी एक साथ जाते थे, आंदोलनों में भी एक साथ गए हैं और जीवन भी एक साथ बिता रहे हैं। तो ज़्यादा कौन किसकी विचारधारा से प्रभावित है? नहीं, मेरे को लगता है कि एक ही विचारधारा है, इसीलिए साथ आने का निर्णय भी हुआ। और सबसे बड़ी सेवा की विचारधारा है जो मैंने अपनी पत्नी से या अपनी माताजी से सीखा है। राजनीति के अलावा एकदम से किसी की सेवा करने की अगर जरूरत पड़े तो आउट ऑफ वे जाके उनकी मदद करना। खासतौर पे मेरी माताजी का तो मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर मैं शाम को जब घर जाऊंगा तो मुझसे ज़्यादा वो कि उनकी नाली का क्या हुआ, उनकी गली का क्या हुआ, उनकी पेंशन का क्या हुआ, मेरे से ज़्यादा सवाल उनके पास आते हैं, लोग उनके पास मदद के लिए आते हैं। और 2-3 घंटे तो मैं भी उनसे कई बार ये बोलता हूँ कि कम से कम अभी तो घर आए हैं, अभी तो ये सब बातें बंद करके थोड़ी और बातें करें। लेकिन कांस्टेंट एक ही चिंतन उनके मन में रहता है कि किसी का कोई काम छूट ना जाए। तो जिस पार्टी के लिए और जिस नेता के लिए आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर जब वो पार्टी ज्वाइन करने की बात हुई, उन नेता को अपनी आइडियोलॉजी के साथ मैच करने की बात हुई, तो ये फैसला किसका था? कपिल मिश्रा का, वाइफ का, पिता का, माँ का, या सबका? नहीं, ये पूरे परिवार का फैसला था। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से आपको देना चाहता हूँ कि एक ज़माने में वो 2 सीटों वाली पार्टी थी, फिर 180 सीटों वाली पार्टी बनी, फिर 272 सीटों वाली पार्टी बनी, फिर 303 सीटों। यानी कि ऐसे तो देश में बहुत सारे लोग हैं ना मेरे जैसे, जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया, बाद में देना शुरू किया, जो पहले कार्यकर्ता नहीं थे, बाद में। तो यानी वो लोगों को जीत रहे हैं और अपने विरोधियों को जीत रहे हैं और कट्टर विरोधियों को जीत रहे हैं। तो मैं तो मैं तो चाहता हूँ कि देश का हर राजनेता ऐसा ही बने कि जो विरोधियों को अपने साथ जोड़ने की कला जिसमें हो, जो ये बात लोगों के मुंह से कहलवा सके कि अगर हमने पहले विरोध किया था तो वो गलत विरोध किया था। और आज तो पूरा विश्व जिसके पीछे खड़ा है, हम भी करो के साथ उनके पीछे खड़े हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कपिल भाई के उस व्यक्तित्व को खंगालने की कोशिश करेंगे जिसमें वो जो मुहावरे गढ़ते हैं, उसमें जो नारे गढ़ते हैं, उन नारों के अंदर वो अपनापन क्यों नहीं होता, और अगर वो अपनापन है तो वो एक तरफ क्यों होता है, दूसरी तरफ क्यों नहीं होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जी। ब्रेक से पहले हमने उनकी निजी जिंदगी के कुछ पन्नों को खंगालने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिंदगी में इतने पन्ने हैं कि हर पन्ने के साथ लाखों शब्दों को जोड़ा जा सकता है। कपिल भाई, क्योंकि आप कॉलेज से निकले, कॉलेज जिंदगी को देखा आपने, फिर एक स्वराज की धारा के साथ आगे बढ़े, तो स्वराज की धारा में जो कंट्रोवर्शियल नारे हैं वो कहाँ से आते हैं? जैसे किस नारे की आप बात कर रहे हैं? जैसे ढेर सारे नारे हैं आपके, जैसे जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो ... जामिया मिलिया के गद्दारों को गोली मारो ... अलीगढ़ के गद्दारों को गोली मारो ... ट्रंप को जाने दीजिए, फिर हम देख लेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बोला कि भाई साहब हमारा रास्ता बंद है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बड़े बुजुर्ग जो बीमार हैं वो अस्पताल नहीं जा पा रहे, और जो लोग काम करते हैं वो अपने काम धंधे पे नहीं जा पा रहे। हमें तो कोई कुदरती बिरयानी खिलाएगा नहीं कि पेट अपने आप पलेगा, हम तो काम पे जाएंगे तो हमारा घर चलेगा। रास्ता बंद क्यों? और रास्ता खुलना चाहिए। मेरे को लगता है कि संविधान का ये सबसे मौलिक अधिकार है कि मुझे मेरे दफ्तर जाने का, मेरे बच्चों को स्कूल जाने का और बीमारों को अस्पताल जाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए पुलिस को सामने खड़ा करके अल्टीमेटम देना, लोकतंत्र में इसके अलावा और क्या हथियार हो सकता है? लोकतंत्र में इसके अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है? इससे विनम्र और कौन सा तरीका हो सकता है? और इस मामले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक गए ना। नहीं, लेकिन जब बीजेपी भारत बंद का आह्वान करती है उस वक्त भी तो 135-130 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। देखिए, नहीं होता। 1 या 2 घंटे के लिए रास्ता बंद करके, चक्का जाम करके प्रोटेस्ट करना और दिनों के लिए किसी इलाके को ब्लॉक कर देना, और तैयारी क्या थी? अगले दिन पता लगा ना, अगले दिन छतों से बम निकले कि नहीं निकले, पेट्रोल बम निकले कि नहीं निकले, पत्थर निकले कि नहीं निकले, अंकित शर्मा एबी ऑफिसर की हत्या हुई कि नहीं हुई, 22 साल के दिलबर नेगी की हत्या हुई कि नहीं हुई, दिनेश खटीक जी मारे गए कि नहीं मारे गए। यानी तैयारी क्या थी? रास्तों को बंद करने के बाद अगला चरण क्या होना था? वो अभी तो कोर्ट ने बोला ना, कड़कड़डुमा कोर्ट ने क्या बोला ताहिर हुसैन के बारे में फैसला लेते हुए कि पूरे इलाके से हिंदू समाज को भगाने की, मारकर भगाने की तैयारी थी दिल्ली दंगों में। यही ताहिर हुसैन के बारे में फैसला आया अभी जब चार्जशीट हुई है, कोर्ट बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा। तो उस तैयारी, अगर वैसे उस स्तर की तैयारी हो, तो जब भी ऐसी कोई तैयारी होगी, कोई कपिल मिश्रा तो जाके खड़ा होगा ना कि भाई मेरा रास्ता खोलो। लेकिन अगर वाकई में इतना कुछ था वहां पे और इतनी कंट्रोवर्सी थी, तो निकाय का चुनाव बीजेपी कैसे हार गई? वो जगह जहां बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, वो नहीं, एमसीडी का चुनाव बीजेपी हारी नहीं है।
विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी के 56% वोट थे। उस हिसाब से तो नगर निगम में इनके 200 से ज़्यादा सीटें आनी थी, और केजरीवाल जी ने तो मीडिया में लिख कर दिया था कि 210 से 220 सीटें आ रही हैं, तो क्यों 130 सीटें आई? यानी कि लड़ाई कांटे की थी। 20 सीटें तो ऐसी हैं सोलंकी जी जिसमें हम 100 या 200 वोटों के अंतर से हारे। और मैं आज आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, राजस्थान की जनता के सामने ये बात बता के जा रहा हूँ, हम 2025 के विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। वो तो पंजाब में जगह बना चुके हैं, नहीं, पंजाब में तो पहले से ही था। जब पहली राजस्थान में जगह बनाने की तैयारी राजस्थान में एक भी सीट में अगर जमानत राष्ट्रीय बचा रहे पार्टी हैं, के लिए दावा ठोक रहे हैं। राजस्थान में एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी। गुजरात में तो उनके पास आईबी की रिपोर्ट थी कि वो सरकार बना रहे हैं। और जहां तक पंजाब का सवाल है, जब पूरे देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था, जब दिल्ली में 0 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, 4 सीटें पंजाब में तब भी आई थी। तो पंजाब में कोई नई उपस्थिति नहीं है। लेकिन सरकार बनने पर हुआ क्या? आज पंजाब की जनता क्या कह रही है? आज किस प्रकार की स्थितियां वहां पर है? कौन सी अराजकता है? लॉ एंड ऑर्डर की आज सिचुएशन क्या है? कैसे अचानक खालिस्तानी आंदोलन पंजाब की सड़कों पर खड़ा हो गया? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? क्या कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने से पहले कुमार विश्वास के बयान की तरफ कोट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि अरविंद से कहा गया कि भाई ये मत कर, तो अरविंद ने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो किसी नए देश को बनाकर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि उन्होंने इशारे में कहा, जितने क्लोज वो थे शायद और डिटेल में भी उनको बताना चाहिए था, और शायद वक्त आने पर वो बताएंगे भी। देश आशा करता है कि उस वक्त की सारी सच्चाई को बताएंगे। लेकिन जिस खालिस्तानी थ्रेट की तरफ उनका इशारा था, क्या आज वो सच साबित होती दिखाई नहीं दे रही? क्या पंजाब उसी दिशा में चला नहीं गया? अभी तो केवल 1 साल हुआ है सरकार चले हुए। क्या लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ का? चलिए वापस आपके व्यक्तित्व की तरफ लौटते हैं, क्योंकि एक दौर में आप मंत्री थे, आप विधायक थे। 2019 के बाद ना मंत्री हैं ना विधायक हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी बदलने के साथ कपिल मिश्रा ने क्या खोया और क्या पाया? केवल पाया है। कई बार ज्योतिष लोग ना पद और प्रतिष्ठा एक साथ बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा पद जरूर गया, लेकिन प्रतिष्ठा आई है। और आज जो करोड़ों देश में लोग जुड़े हुए हैं, जो लगभग हर शहर में जिस प्रकार का युवा जुड़ा हुआ है, कल शाम को जबलपुर से, मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो सिर्फ हिंदू की तरफ ही रखूं ना। देश से और राष्ट्र से प्रेम करने वाले, जो ये चाहते हैं कि देश का कभी दूसरा विभाजन होने नहीं देंगे, वो सभी लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें हिंदू या मुसलमान के फर्क की बात नहीं है। लेकिन जो आप इशारा कर रहे हो, खुलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मैं हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जिसके दरवाजे पे कोई नहीं जाएगा, उसके दरवाजे पे मैं जाऊँगा। जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, चाहे वो अंकित शर्मा जी की बात हो, या दिलबर नेगी जी की बात, या राजस्थान के करौली के पुजारी जी की बात हो, या कन्हैया लाल जी की बात, या अमरावती के उमेश कोहली की बात हो, या कर्नाटक के प्रवीण नेट्टारू जी की बात हो, उनके दरवाजे पे क्या कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संस्था गई? क्या ये बड़ी बड़ी मानवाधिकार की बातें करने वाले गए? दुनिया भर की सहायता देने वाले लोग गए? उनके दरवाजे पे कपिल मिश्रा गया। उनके परिवार की सहायता करने के लिए मैं खड़ा हुआ। तो लोग कहते हैं कि हिंदू के साथ क्यों खड़े हो? मैं कहता हूं मैं उसके साथ खड़ा हूं जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, और डंके की चोट पे खड़ा हूं। लेकिन दूसरी तरफ भी तो है ना, अगर गौ तस्करी के मामले में किसी को मार दिया जाता है ना, आज तक साबित कब हुआ? कोई भी अफवाह उड़ा दी जाएगी। कहां पे साबित हुआ गौ तस्करी के लिए मार दिया गया? किसके बारे में साबित हुआ? 2 दिन झूठी खबर उड़ा दी गई, और उसके बाद उसको आप तुलना करना चाहते हैं कन्हैया लाल जी से, जिसका ऑन रिकॉर्ड कैमरे में हत्यारों ने अपना वीडियो बना के मारा है। ये 2 तुलनाएं कभी नहीं हो सकती। आप बताइए ना, ये कब साबित हुआ गौ तस्करी के लिए किसी को मार दिया गया? और गौ तस्करी हो क्यों रही है इस देश के अंदर? इन सवालों लेकिन ये कौन तय करेगा कपिल मिश्रा की नजर में कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? मैं तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं तो खाली यही बात कर रहा हूं कि अगर हिंदू हिंसा के कारण पीड़ित है, हिंदू होने के कारण बहुसंख्यक पीड़ित है, तो उसके दरवाजे पे कौन जाएगा? कोई तो जाएगा। कोई तो ये निर्णय लेगा ना कि जब बड़ मानवाधिकार की बात करने वाले नहीं जाएंगे, इंटरनेशनल मदद देने वाले नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी नेताओं की गाड़ियां जाके नहीं, प्रधानमंत्री तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो ये आपको जिम्मेदारी किसने, खुद कपिल मिश्रा ने ले ली सरकार का काम या ये बीजेपी ने दी है कि नहीं आप इस दिशा में चलिए? सोलंकी जी, सरकार का काम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सरकार का ही काम है, और सरकार इस काम को बखूबी कर रही है। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? सरकार अपनी नीतियों का उपयोग करे, लेकिन कोई छूट जाए उसे छूटने देंगे क्या? क्या कन्हैया लाल जी के परिवार को वो मार के चला जाए और हम मुड़ के भी नहीं देखेंगे क्या? या उमेश कोहली जी के परिवार को छोड़ दें, या अंकित शर्मा जी के, या दिलबर नेगी के, या दिनेश खटीक के, या निकिता तोमर के, किसके परिवार को छोड़ दें? अच्छा, आपके ऊपर कितने केस हैं अभी? एक भी नहीं। एक भी नहीं? इसीलिए मैम FIR भी नहीं है, केस तो बहुत दूर की बात है सोलंकी जी। इसीलिए मैं इस झूठ से, तो कपिल मिश्रा से डरते हैं या फिर उनको लगता है कि नहीं मैं खिलाफ कुछ करना ही नहीं है? क्योंकि आप तो ओवैसी को भी खुलकर कहते हैं। मेरे खिलाफ क्यों नहीं करना? मेरे खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए। लेकिन जब कुछ गलत किया होगा तब तो आप करोगे ना। अगर मैंने अपना रास्ता खुलवाने के लिए कहा, वो वीडियो किसने डाला? वो वीडियो मैंने डाला था। मैंने खुद अपना वीडियो बना के डाला था कि ये रास्ता मेरे को खुला हुआ चाहिए। उसमें कोई कानून नहीं तोड़ा था। आप सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए ना उस वीडियो को, तो कोई कानून टूटा हुआ साबित ही नहीं हुआ। अंकिता जो दुमका में मारी गई, उसके दरवाजे पे मैं ही जाके खड़ा हुआ ना, जिसको लव जिहाद के कारण मार दिया गया। तो मैं फिर से, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैंने तो एक मिशन पकड़ा है केवल। हिंदू अगर हिंसा होने के कारण मारा जाता है तो उसके दरवाजे पे कोई नहीं जाएगा, तो हम जरूर जाएंगे।
तो और उसकी मदद करेंगे। कपिल मिश्रा प्रवीण तोगड़िया की राह पे कैसे? और वो कौन सी राह है? केवल किसी की भी राह पे नहीं हूँ मैं, केवल मदद करने की, सहायता करने की। पीड़ित परिवार जिसका कमाने वाला चला गया या जिसका नौजवान बेटा या बेटी चला गया, वो अकेला या कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके मुझे आज भी पता है उसके दरवाजे पे कोई मीडिया नहीं जाएगा, उसके दरवाजे पे कोई ह्यूमन राइट वाला नहीं जाएगा, उसके दरवाजे पे कोई नेताओं की गाड़ी नहीं जाएगी। तो लक्ष्य क्या है आपका? इसमें कोई लक्ष्य नहीं है, ये केवल मदद है। अगर राजस्थान में मैं कन्हैया लाल जी के परिवार की मदद करने जाऊंगा, इसमें मेरा क्या ही लक्ष्य हो सकता है? मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना, मेरे को तो यहाँ पे आके। और उसके बाद मैंने कोई ये है कि अब कपिल मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं राजस्थान के लिए, क्या राजस्थान से नहीं लड़ेंगे ऑब्वियसली, तो दिल्ली में डेफिनेटली लड़ेंगे और केजरीवाल को हरा के भी भेजेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, राजनीतिक मिशन है वो। जिस विष बेल को लगाने का पाप किया है, उस विष बेल को उखाड़ने का संकल्प लेके निकले हुए हैं और निश्चित उखाड़ के फेंकेंगे। उस विष बेल को तो दिल्ली की जनता अमृत समझती है। नहीं, बिल्कुल नहीं समझती, ऐसा नहीं है। दोनों बार राजनीतिक इक्वेशन हो गई, वो जीत गए। 2 बार या 3 बार चुनाव जीतने से ऐसा नहीं होता कि कोई, और राजनीति में सबका उत्थान भी होता है तो पतन भी होता है। लेकिन अच्छा, बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं? पर व्यक्तिगत मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, पहले आम आदमी पार्टी का, फिर आगे आते हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी बनाई गई, 51 नेताओं की लिस्ट जारी की गई। इन 51 नेताओं को राजनीति से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई जा रही है। आज कपिल सिब्बल अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लालू का बेटा केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा है, यहाँ तक कि ए राजा की पार्टी की तरफ से स्टालिन ईमानदारी का सर्टिफिकेट। तो फिर मैं तो नहीं बदला, इसका मतलब हो सकता है आपने वो पर्चा देखा ना हो, क्योंकि अरविंद जिस पर्चे को लेकर चल रहे थे, हो सकता है उसके पीछे भी एक लिस्ट हो, हाँ, जिसमें कुमार विश्वास हो, कपिल मिश्रा हो, और भी नाम हो सकते हैं, आपने देखा नहीं होगा डेफिनेटली। तो हमने पीछे वाली लिस्ट नहीं देखी, लेकिन आगे वाली लिस्ट हमने याद करके रखी हुई है और उसी मिशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं भाई, माताश्री सियासत में, कपिल भाई सियासत में, अब बच्चे हैं, क्या तीसरी पीढ़ी सियासत में आएगी? आपने बोल दिया कि भाई हाथ जोड़े, बस इसको मेरे साथ ही पूर्ण विराम दीजिए, आप कुछ और कीजिए। नहीं, पहली बात तो ना माता जी ने उस तरह की कोई सियासत की, ना मैंने। हम लोग तो, और जीवन में कई बार वैसे भी आप निर्णय नहीं लेते कि आप करियर में क्या करने जा रहे हो। मैं तो आंदोलन कर रहा था यमुना को बचाने का, फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उसके बाद वो राजनीति में अपने आप परिवर्तित हो गया। तब तक तो राजनीति में गए नहीं थे, लेकिन सेवा का काम जरूर करना है। और अभी तो केवल इतना छोटा सा लक्ष्य है कि बच्चे थोड़ा संस्कार सीख जाएं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले और अपना करियर अच्छा बना लें, और साथ में उनको धर्म और राष्ट्र के बारे में समझो। ये छोटा सा काम होगा तो अपना पितृत्व का धर्म निभाया, ऐसा मानूंगा। चलिए, मुझे क्योंकि क्लोज करना है तो एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। कपिल भाई को खाने में क्या पसंद है? दाल चावल, अरहर की दाल और चावल। गाना कौन सा पसंद? कोई भी गाना, ए वतन हमको तेरी कसम। सियासी हो गए। फिल्म कौन सी पसंद है? मेरे को फिल्में ज़्यादा मैंने देखी नहीं है, बहुत कम फिल्में देखी हैं। तो कश्मीर फाइल्स लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, हीरोइन कौन सी पसंद? आप कहेंगे तो मैं इसको बाद में एडिट करा दूंगा। नूतन को ये बात मालूम है या सांसद? मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक और ऑप्शन। इस मुख्यमंत्री को हटा देंगे, ये निश्चित है। कुमार विश्वास को बीजेपी आना चाहिए? वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। माँ शारदा की कृपा उनकी जिह्वा पर है, और वो जो भी निर्णय लें, माँ शारदा की कृपा से सही निर्णय लेंगे। इसके अलावा एक और सवाल आपसे, सवाल ये कि क्या वाकई में आपको लगता है कि बहुसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है और उसके लिए एक लंबा दौर जिम्मेदार रहा है, और कपिल उस आवाज़ को उठाना चाहते हैं जिस आवाज़ को अक्सर ये कहकर दबा दिया जाता है कि बहुसंख्यक आवाज़? डेफिनेटली मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे पहले तो जो इस देश का जो बंटवारा हुआ, यही बहुत बड़ा अत्याचार था। बिना युद्ध के इतनी बड़ी भूमि किसी भी समाज से विश्व के इतिहास में कभी नहीं ली गई है, और वो एक छलावा था। और उस छल के साथ हमारी भूमि भी चली गई, और भूमि के अगले दिन ही जिस लॉजिक के कारण डिवाइड हुआ, वो लॉजिक अगले दिन ही ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं, रामनवमी में जो हमने देखा है, मतलब अब पहले तो खाली अमरनाथ यात्रा पर पत्थर चलते थे, अब गली गली की यात्राओं के ऊपर पत्थर चलने लग गए। आपको जयपुर की तस्वीर देखनी चाहिए थी, यहाँ फूल बरसे थे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि फूल हर जगह बरसे, और फूल ही बरसे। निहत्थे राम सेवकों के ऊपर जो भी हाथ पत्थर चलाते हैं, वो हाथों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। 10 साल बाद कपिल मिश्रा को कहाँ देखें? इसी प्रकार सेवा करते हुए, माँ जगदम्बा की कृपा रही तो इसी प्रकार के मिशन में लगा रहूंगा। कपिल भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उतनी बेबाकी से आपने जवाब दिए। कपिल मिश्रा जी, जो अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज बयानों से इतर हमने कोशिश की कि उनकी जिंदगी के उन हिस्सों को भी तलाशने की कोशिश करें जो अक्सर मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आते हैं। नमस्कार।